Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो नाउ दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर माइग्रेशन। ठीक है, इससे पहले हमने वीडियो के दो पार्ट किए हुए हैं और माइग्रेशन से रिलेटेड हमने काफ़ी सारी बातें करी थी। और हम माइग्रेशन के फाइनली रिजल्ट पे आने की कोशिश करेंगे, इसे आप बोलते हैं कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब अगर कोई भी माइग्रेशन हो रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल माइग्रेशन हो रहा है, ठीक है, इंटरनेशनल माइग्रेशन हो रहा है या आप बोल सकते हैं इंटरनल माइग्रेंट हो रहा है, तो इंटरनल और इंटरनेशनल दोनों में फ़र्क आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। इंटरनेशनल में जब हम बहुत बड़े प्लेस पे जाते हैं, जैसे कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में माइग्रेट हो जाते हैं, तो उसे आप इंटरनेशनल माइग्रेशन बोलते हैं। इंटरनल माइग्रेंट सिर्फ और सिर्फ अपने ही कॉन्टिनेंट पे आप माइग्रेंट होते हैं, सॉरी अपनी ही कंट्री के अंदर माइग्रेंट होते हैं, यानी कि प्रवास होते हैं, उससे आप इंटरनल माइग्रेंट बोलेंगे। मतलब आप दिल्ली से यूपी चले गए, यूपी से हरियाणा चले गए, तो ये आप इंटरनल माइग्रेंट हो गए। इंटरनेशनल में अगर आप इंडिया से यूके, मॉरिशस, इटली, बहुत सारी फिजी कंट्री है, ऐसी कंट्री में अगर आप गए तो आपको इंटरनेशनल माइग्रेंट कहलाएंगे। अब दोस्तों, जब जनसंख्या का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेशन होता है तो उसके परिणाम निकल के आते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। आर्थिक परिणाम बोलते हैं इन्हें, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे आप पर्यावरण परिणाम बोलते हैं, अच्छे और बुरे। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। किताबों में इतना सारा नहीं बता रखा, बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको बताई हुई है, ताकि आप माइग्रेशन के परिणाम को समझ सके, बस इसीलिए। तो अब ये माइग्रेशन जो होता है उसका एक कारण इसलिए क्योंकि इन इवन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है पॉपुलेशन का पूरे एरिया में। मतलब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या, मतलब कहने का ये हो गया कि भारत में आप देखेंगे कहीं पे जनसंख्या ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कहीं पे फैसिलिटी ज़्यादा है, कहीं पे कम है, इसलिए लोग माइग्रेंट होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्लेस के लिए फ़ायदा होता है। मतलब अगर आप यूपी से दिल्ली में गए हैं तो सिंपल सी बात है, दिल्ली के लोगों को तो लेबर मिल गई ना यूपी की। क्यों? क्योंकि दिल्ली के लोग खुद काम करना नहीं चाहते हैं, दिल्ली के लोगों के पास अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि सऊदी अरब सऊदी अरब एक ऐसी कंट्री है जिसको पता है कि 55 डिग्री टेम्परेचर के अंदर वो लोग काम नहीं कर सकते, इसलिए वो इंडिया से बहुत सारी लेबर्स को मंगाते हैं और बहुत सारे लोगों को जॉब्स देते हैं सऊदी अरब के अंदर, इंडियन लेबर्स को, क्योंकि उन्हें पता है कि वो 55 डिग्री 57 डिग्री टेम्परेचर में इतनी गर्मी में काम कर लेते हैं। समझ रहे हैं? तो माइग्रेशन में दोनों, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। कहने का मतलब सिर्फ यही है कि दोनों को फायदा हो जाता है और कई बार दोनों को नुकसान भी हो जाता है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। इकोनॉमिक की बात जहाँ पे आ जाए ना, तो वहाँ पे आप समझ लेना पैसे की बात हो रही है, उसका रिलेशन कहीं ना कहीं पैसे से जुड़ा हुआ है। तो मेजर बेनिफिट क्या होता है पैसों का फिर, कि मैं बोल सकता हूँ कि बहुत सारे जो प्रवासी दूसरे कॉन्टिनेंट पे चले जाते हैं काम करने के लिए, जो 1961 के बाद भी माइग्रेंट हुए थे, वो ज़्यादातर पैसा बोलते हैं, पैसा भेजते हैं, सॉरी पैसा बोलते नहीं, पैसा भेजते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर काम करते हैं, तो वहाँ पे उनकी जो डॉलर की वैल्यू है, पैसे की वैल्यू है, थोड़ा बहुत पैसा बचाते हैं और अपनी कंट्री के अंदर उसे भेज देते हैं, जिससे वहाँ के जो लोग होते हैं इसे प्राप्त कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोग आप देखेंगे कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे जाके जॉब करने की कोशिश करते हैं। तो इसको इकोनॉमिक भाषा के अंदर इसे रिमिटेंस बोलते हैं, रिमिटेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो सॉरी चाहूँगा, लेकिन उसे रिमिटेंस बोलते हैं। हिंदी में से ट्रेंड, हिंदी में तो पता नहीं क्या बोलते हैं, आप देख सकते हैं इसे हिंदी में। हिंदी में से क्या बोलते हैं, आपकी किताबों के अंदर शायद से कुछ वर्ड अलग लिखा हुआ है, तो उसे आप सर्च करिएगा। ठीक है, तो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज में आप समझ गए होंगे कि लोग अब जॉब के लिए दूसरी कॉन्टिनेंट पे क्यों जाते हैं, अच्छा पैसा मिलता है इसीलिए, है ना। अब फॉरेन एक्सचेंज एक उनका सोर्स है जिससे उन्हें अच्छा पैसा मिल रहा है, और जब वो ज़्यादा पैसे कमाएंगे तो भाई सिंपल सी बात है, उनके खाने के लिए, उनके जितने डेबिट्स, जितना उन्होंने कर्जा लिया है, उनके मैरिज के लिए, उनके अच्छे ट्रीटमेंट के लिए, अच्छे एजुकेशन के लिए, एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए, घर बनाने के लिए काफ़ी अच्छा पैसा मिल जाता है।
तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन में हम इंटरनल माइग्रेंट से ज़्यादा हमें इंटरनेशनल माइग्रेंट में होता है। मतलब अगर आप एक नॉर्मल से यूपी के किसान हैं और आप दिल्ली जाके अगर आपको मान लीजिए कि आपको 20,000 रुपये की सैलरी मिल जाती है तो अच्छा है। लेकिन अब यही यूपी का किसान अगर यूएसए चला जाता है और यूएसए के अंदर उसको 2 लाख का पैकेज मिलता है, तो देखो कितना ज़्यादा अंतर है। पैसे सेम है लेकिन यहाँ पर इस पैसे की वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई और यहाँ पे पैसे की वैल्यू कम थी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलता है। ओके, आई होप यू गॉट सम इंफॉर्मेशन। अब ये टॉप 10 कंट्रीज है तो मैंने आपको इंटरनेट से निकाल के देने की कोशिश करी है और ये बताया है कि टॉप 10 कंट्रीज में से कौन कौन सी कंट्री है जो अपने देश में पैसा भेजती है बाहर की कंट्री में रह के काम करके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इंडिया सबसे नंबर 1 पे है, जो 78.6 वर्ल्ड में टॉप रेमिटेंस भेजने वाली कंट्री में से एक है। तो अब आप ये नोटिस करेंगे कि मान लीजिए कि ठीक है, वर्ल्ड की बात में तो हमें फ़ायदा हो रहा है, लेकिन यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा ऐसी कंट्री से सॉरी ऐसे स्टेट से निकल के जब लोग गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, दिल्ली ऐसे प्लेसेस पे जब लोग आके काम करने की कोशिश करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि इन इलाकों के अंदर लोग जॉब करने तो आ रहे हैं लेकिन अनरेगुलेट माइग्रेशन हो रहा है। मतलब कितनी संख्या में लोग माइग्रेट करें, कितनी संख्या में लोग आके बसे, इसका कोई करेक्टली डाटा किसी के पास नहीं है। मतलब कितने लोग आके जॉब करने चाहिए, कितने लोगों को जॉब मिलनी चाहिए, इसका कुछ रेगुलेट नहीं हो रखा, जिसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। मतलब दिल्ली जैसे प्लेसेस को ओवर क्राउडेड होता जा रहा है, लोग वहाँ पे अब जॉब कर रहे हैं तो उन्हें नॉर्मल स्लम एरियाज़ के अंदर ज़बरदस्ती रहना पड़ जाता है ना। फिर अनहाइजीन की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, अब सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम में आप देखेंगे कि लोग माइग्रेंट तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा भी होता है। जैसे मान लीजिए कि यूपी से दिल्ली आ गए तो उन्हें नई टेक्नोलॉजी मिल गई, फैमिली प्लानिंग के बारे में उन्हें समझ में आ गया, गर्ल्स एजुकेशन समझ में आ गया उन लोगों को, है ना। छोटा एग्जाम्पल है, इससे क्या होगा कि दोनों कल्चर मिक्स हो जाएंगे। भोजपुरी, अवधी, चाइनीज़, मराठी, गुजराती दिल्ली के अंदर आपको सारे मिलेंगे। जब दोनों का कल्चर, तीनों का कल्चर मिक्स होता है तो उसे इंट्रा मिक्सिंग कल्चर बोलेंगे। इस कल्चर के मिक्स होने के बहुत फ़ायदे और नुकसान भी होते हैं। ठीक है, तो इससे हमारी क्या कहते हैं सकारात्मक बदलाव, यानी कि हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंज हमें अपनी लाइफ में देखने को मिलता है। और इसमें कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि जो समाज के जो तत्व हैं उसको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता है। नेगेटिव में ये देखा जा सकता है कि बहुत से लोग क्या कहते हैं बहुत सारी असामाजिक गतिविधियां जो होती है उसके अंदर लोग पड़ जाते हैं, जैसे ड्रग्स अब्यूज़, अल्कोहल, है ना, कंजम्पशन। उसके बाद मैं बोल सकता हूँ स्मोकिंग। क्योंकि लोगों को जब लोग यूपी से दिल्ली या मतलब लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर जब आना पसंद करते हैं तो उन्हें वहाँ की लाइफस्टाइल अच्छी लगने लगती है, और जब लाइफस्टाइल अच्छी लगती है तो कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी उनके अंदर होने लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे ये लगा इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि जनसंख्या का प्रेशर जो है वो वहाँ की होने वाली सुविधाओं पे बहुत इफ़ेक्ट करता है। मान लीजिए कि दिल्ली के अंदर जब लोग माइग्रेंट होके आ रहे हैं तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो रिसोर्स है, यहाँ पे जो चीज़ें हैं भाई वो तो उतनी ही रहेगी ना, और उन्हीं रिसोर्स से ही सामान को क्या कहते हैं वहाँ के रहने वाले लोगों को पूरा करके दिखाना है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो ज़मीन थोड़ी ना बढ़ रही है, पेड़ पौधे थोड़ी ना बढ़ रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी जैसी बस्तियाँ बढ़ती जा रही है, और जहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ होंगी वहाँ पे आप देखेंगे कि प्रदूषण होगा, और उसके बाद नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लोटेशन हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, और ग्राउंड वाटर लेवल जो है पानी पीने की सुविधाएं वो गिरती जाएगी। इसलिए दिल्ली में आप देखेंगे अगर आप बोरिंग कराएंगे तो 200-300 फुट जाके पानी मिलता है ना। तो सीवरेज की बहुत तगड़ी प्रॉब्लम रहेगी। तो ये सारी मेजर प्रॉब्लम इन्वायरमेंट को ख़राब करती जा रही है, और सरकार को इसके लिए कुछ ना कुछ गंभीर कदम उठाने चाहिए कि अगर लोग माइग्रेंट कर रहे हैं, इंटर स्टेट माइग्रेंट कर रहे हैं या इंटरनल माइग्रेंट कर रहे हैं,
तो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हमारा पर्यावरण है तो हमारा भविष्य है, अगर पर्यावरण नहीं रहेगा तो हमारा भविष्य नहीं रहेगा। तो उसके लिए सरकार को कोई ना कोई स्टेप लेने चाहिए, क्योंकि अगर वो माइग्रेट होके, आपको पता है कि अगर लोग माइग्रेंट होके दिल्ली, यूपी के लोग दिल्ली में माइग्रेंट हो जाते हैं, ये मैं एक एग्जांपल के थ्रू ही बताने की कोशिश करना चाहता हूँ, क्योंकि लोग रूरल से अर्बन में ज़्यादा माइग्रेंट होना चाहते हैं ना, तो इसीलिए आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरी वीडियो महाराष्ट्र के लोग, एमपी के लोग मेरे पास कमेंट करते हैं कि सर इसके बारे में बताइए, ये आप इसी का एग्जांपल क्यों देते हैं, ये थोड़ा सा इजी होता है मेरे लिए भी और जनता के लिए भी जो व्यूवर्स देख रहे हैं। बस आपको ये समझना है कि रूरल से अर्बन में अगर लोग माइग्रेंट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि कितने लोग माइग्रेंट हो, किस हिसाब से उनके लिए काम होना चाहिए। मतलब एकदम से अंधाधुंध लोग नहीं आने चाहिए, है ना। तो कुछ ना कुछ सरकार को स्टेप लेना चाहिए, इस दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलके कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये पूरे चैप्टर के अंदर था और आपको बताया गया था। कुछ चीज़ें मैंने इसमें नज़रअंदाज करी थी क्योंकि वो ज़्यादा यूज़फुल थी नहीं। सो आई होप यू लव दिस चैप्टर, और मैंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो ज़रूर कमेंट करिएगा। आपकी जो डाउट है उसके लिए भी कमेंट करिएगा, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जितना आपको कमेंट करने हैं कमेंट कीजिए। एंड दिस इज़ इट इन दिस चैप्टर फ्रॉम दिस साइड, एंड आई होप। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।